This video is not made for kids. हे भगवान, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर क्यों रो रहा है भाई चीकू? ये तो बता दे किसने तुझे मारा, मैं अभी उसको ठीक करके आता हूँ। हाँ चीकू, क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जरा बताओ तो सही, रोना बंद करो। मोटूलाल, बहुत दिनों से मैं छिपकली के पीछे पड़ा था। छिपकली मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। मैंने उसे पार्क में घुमाने का वादा करा और हम लोग पार्क घूमने भी गए। जब हम लोग पार्क में आराम से बैठे हुए थे, एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने मेरे ऊपर वाइटनर गिरा दिया अपना, जिसकी वजह से मैं गंदा हो गया और छिपकली मुझसे दूर भाग गई। चीकू, जिसे तुम वाइटनर समझ रहे हो, वो वाइटनर नहीं, चिड़िया की पॉटी थी। तुम्हें पता है कि हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है? जैसे वो पॉटी जमीन के ऊपर ही क्यों गिरी, आसमान के अंदर क्यों नहीं उड़ती रही? इसको जानने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशन चैप्टर। मन्नू भैया से पढ़ो, सब जान जाओ। अभी हमें ग्रेविटेशन के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले व्हाट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स? अब सेंट्रिपिटल फोर्स वो वाली फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। अब इस फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स यही चाहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, गोल घूम रहा है, तो वो गोल ही घूमता रहे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक बॉल है, ये जो बॉल है ये सर्कुलर पाथ के अंदर घूमती रहे और ये सेंटर में क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये क्या चाहती है? ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है कि ये बॉल गोल गोल घूमती रहे। इसी तरीके से आपने मून को देखा है, अर्थ के अराउंड घूमता रहता है गोल 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 गोल। तो अर्थ क्या कर रही है? उसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर रही है? अर्थ इज अप्लाइंग इट सेंट्रिपिटल फोर्स। इसी वजह से वो आस पास घूमता रहता है अर्थ के मून। ठीक है, फिर है न्यूटन की ऑब्जर्वेशन, मतलब वही हमारा पूरा ग्रेविटी वाला कंसेप्ट अब शुरू होगा। जैसे अभी चीकू के ऊपर चिड़िया का वाइटनर गिरा, तो उसने सोचा कि आखिरकार ये जो वाइटनर है चिड़िया का, वो जमीन के ऊपर ही क्यों गिरता है। ऐसा ही कुछ न्यूटन के साथ हुआ था। वो आराम से एक दिन पार्क के अंदर बैठे थे पेड़ के नीचे, उनके सर पर आकर एक एप्पल गिरता है। वो सोचते हैं कि आखिर ये एप्पल अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा, जमीन के ऊपर ही क्यों गिरा। अर्थ के पास आखिर ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है जिससे वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर वो ये भी सोचने लगते हैं, क्या ये एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? क्योंकि न्यूटन ने ही तो बताया था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल। और क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है? बिल्कुल। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी अर्थ को एप्पल की तरफ जाते हुए तो नहीं देखा, हमेशा एप्पल ही अर्थ की तरफ आता है। तो अगर हम लोग मास की बात करें, वेट की बात करें, तो वेट किसका ज़्यादा है? अर्थ का ऑब्वियसली, एप्पल का बहुत कम है। इस वजह से जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है एप्पल अट्रैक्शन वाली अर्थ के ऊपर, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय एप्पल होती है, वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है अर्थ के मास के कंपेयर में। इसी वजह से वो अर्थ के ऊपर गिरता है। न्यूटन अपनी इसी थ्योरी से सजेस्ट करते हैं कि हर एक चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और ये जो अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप अब आपको ग्रेविटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ग्रेविटेशन के बारे में तो न्यूटन ने बता दिया, लेकिन न्यूटन को अब बताना था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? लेकिन भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या जरूरत पड़ी? बहुत ही सिंपल है। अगर हमें ग्रेविटी निकालनी हो अर्थ की, तो बहुत सिंपली हम लोग उसे निकाल लेंगे। लेकिन सोचो, अगर आप यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी जाते हो, जैसे कि मून के ऊपर, मार्स के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, सैटर्न के ऊपर, किसी भी प्लैनेट के ऊपर, और आपको उसकी ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आसानी से समझते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसा न्यूटन ने अभी एप्पल के एग्जांपल में भी बोला था कि एप्पल अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है और अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट करती है। बट डिपेंड क्या करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होती है मास।
मान लो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा था, इस वजह से एप्पल के पास अर्थ नहीं गई, जबकि एप्पल उसके ऊपर फॉल हुआ, गिरा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने ए ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया है बी ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें कोई बोले कि ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, कहाँ से काउंट करेंगे हम इनकी फोर्स को? इनके सेंटर्स से। ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसका मास हमने ले लिया m, दैट इज कैपिटल M फॉर्मूले के अंदर, और ये जो ऑब्जेक्ट बी है इसका मास हमने क्या ले लिया? स्मॉल m, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, दूसरी चीज d2। अब ये d2 क्या है? डिस्टेंस। अब देखो a से b तक की दूरी और b से a तक की दूरी दोनों सेम ही तो हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते d2 मतलब डिस्टेंस इज ट्वाइस। फिर हमने g इज अवर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का हमने साइन यूज करा है। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्सेस जो अप्लाई करी गई है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई कर रहा है ए ऑब्जेक्ट बी पे और बी ऑब्जेक्ट ए पे। सिंपल है बहुत, यहां तक आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा और ये क्लियर भी हो गया होगा डायग्राम के बारे में भी। अब ये सारी चीजें तो समझ में आ गई ये, लेकिन ये जो कैपिटल जी है इसका मतलब क्या है? तो ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है उसकी क्या वैल्यू निकल के आई। तो उसकी वैल्यू निकल के आई है द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्या वैल्यू है कैपिटल जी की, और इसको फाइंड करा था हेनरी केविंडिश ने इसको फाइंड करा था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्या होती है कैपिटल जी की वैल्यू और किसने इसको डिस्कवर करा था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों पढ़ते हैं? जिससे कि हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कर पाए, हम लोग ये चीज़ का आंसर निकाल पाए कि जो मून है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में क्यों घूमता रहता है अर्थ के अराउंड, और फिर जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्यों घूमती है सर्कुलर मोशन में। वाई ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं। एंड हाउ द सन एंड द मून कैन कॉज टाइड्स, और ये जो सन और मून है इनकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर टाइड्स मतलब कि लहरें ये कैसे आती हैं। बिल्कुल, सन और मून के थ्रू जो फोर्सेस अप्लाई करी जाती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी की वजह से लहरें यानी कि टाइड्स आती हैं। बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ देयर इज एन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का सिंपल मतलब ये है, आपके हाथ में मान लो पेन है, आपने उस पेन को छोड़ा, वो पेन कहाँ पर गिरेगा? जमीन के ऊपर गिरेगा, अर्थ के ऊपर गिरेगा। अब वो अर्थ के ऊपर गिर रहा है, इसी वाले पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं कि वो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है ज़रूर, तो कुछ ना कुछ उस पेन की स्पीड भी होगी जब वो नीचे गिर रहा होगा। सो दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो यहाँ पर ये जो फ्री फॉल वाला फॉर्मूला होता है इसके अंदर जो डिनोट करते हैं हम लोग इसको जी से, स्मॉल जी से। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वी ऑल नो दैट एफ इजिकल्स टू एम ए। एफ इजिकल्स टू एम ए मतलब कि फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब स्पीड के लिए हमने क्या यूज कर लिया है? स्मॉल जी, क्योंकि हमें पता है एफ इजिकल्स टू एम जी, तो हमें पता है कि अर्थ किस स्पीड से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द फॉलोइंग फिगर डेमोन्स्ट्रेट्स द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ जी। तो अब जी की जो डेरिवेशन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरीके से जी को डिराइव करा गया है। तो यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू हमने निकाली है विद दिस इक्वेशन, आप देख सकते हैं, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखा है, ऐसा आपको एग्जाम में मैम चेंज करके भी दे सकती हैं स्मॉल जी की वैल्यू, और वो हो सकती है 10। लेकिन ऐसा क्यों करा मैम ने? एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है, तो 10 इसलिए दे देते हैं जिससे कि आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओ, और कोई भी वजह नहीं है।
एक्चुअल में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 ही होती है। भैया ये सब तो पढ़ाई की बातें हैं, इन सब से तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जरा ये तो बताइए कि अगर चीकू अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ चीकू के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। इस चीज को कैलकुलेट करना भी बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर हमारे लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम आने वाला है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था? F इजिकल्स टू G M कैपिटल M स्मॉल m एंड D स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो D स्क्वायर है, डिस्टेंस लिया गया है, इसको हम लोग यूज नहीं करने वाले। इसकी जगह क्या लगा देंगे? R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का मतलब क्या है? रेडियस। ऐसा क्यों करा है? देखो ये चीकू है, अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो चीकू का जो डिस्टेंस अर्थ तक होगा, अर्थ के कोर तक होगा, और जो अर्थ की कोर का डिस्टेंस चीकू तक होगा उसे ही तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ हाफ है ये अर्थ का, तो रेडियस हो गया। तो हम लोग ट्वाइस कर लेंगे तो R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? D की जगह R2। अगर हमें जैसे चीकू का फोर्स कैलकुलेट करनी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स चीकू के ऊपर अप्लाई हो रही है वो। अब यहाँ पर मास, कैपिटल M में अर्थ का मास आएगा, स्मॉल m में चीकू का मास आएगा। फिर G क्या है? हमारा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू निकाली गई है कैपिटल G की वो लिख देनी है। आसानी से हमारी फोर्स निकल जाएगी कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है चीकू के ऊपर फ्रॉम अर्थ। आई होप यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपको पता चला फ्री फॉल का मतलब क्या था? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमें इसी के थ्रू बहुत सारे ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को करना हो तो यहीं पर काम आएंगे हमारे मोशन वाले फॉर्मूले के इक्वेशंस। तो आपको पता होगा कि क्या थी एक इक्वेशन जो थी मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इजिकल्स टू u प्लस at। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? v इजिकल्स टू u प्लस gt। क्यों? एक्सेलरेशन को हमने क्यों रिप्लेस कर दिया g से? अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब हमने स्मॉल जी की वैल्यू निकाल ली है, तो सीधे यहाँ पर हम लोग स्मॉल जी लिख रहे हैं। s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। g क्यों लगाया हमने? g की जगह a होता है मोशन वाले में, लेकिन यहाँ पर g फिर दोबारा इसीलिए लगाया ड्यू टू फ्री फॉल, जो था एक्सेलरेशन फ्री फॉल वाला कंसेप्ट है उस वजह से। 2gs इजिकल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारे 3 फॉर्मूलेज हैं ग्रेविटेशन के जो आपको लर्न होने चाहिए, मोशन चैप्टर से ही रिलेटेड है। बस a को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पर? g से, क्योंकि g की हमने वैल्यू पहले से ही निकाल ली है। तो अब कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एज 10 मीटर पर सेकेंड फॉर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। तो यहां पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें स्मॉल g की वैल्यू क्या दी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो एक लेज से गिर रही है, मतलब एक किनारे से गाड़ी गिर रही है और वो ग्राउंड पे 0.5 सेकेंड्स के अंदर आ गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आखिर उस कार की स्पीड क्या थी जब वो ग्राउंड से टकराई? तो हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं वो लिख लेते हैं। तो टाइम हमें गिवन है, दैट इज हाफ सेकेंड। 0.5 क्या हो जाएगा? हाफ सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग में जब कार ने गिरना शुरू करा था तब उसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया है हमने? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो अगर ये 10 है, अगर यहाँ पर हमें 10 नहीं दिया होता क्वेश्चन के अंदर तो क्या होता? 9.8। अब एक्सेलरेशन ऑफ कार a इजिकल्स टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब प्लस में क्यों है? क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ। तो स्पीड वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v इजिकल्स टू 80। तो v इजिकल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय t, जो हमारा टाइम था हाफ सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी हमारी हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब एक बार सेकेंड वाली इक्वेशन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड्स के दौरान एवरेज स्पीड क्या थी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है u प्लस v अपॉन 2। तो यहाँ पर 0.0 मीटर पर सेकेंड क्यों लिया है? u था, मतलब 0 थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन
टू क्यों लिया है हमने? टू आपको पता होगा कि टू किस वजह से लिया है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। टू इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने पूरा इसको सॉल्व कराया, सो दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर एवरेज स्पीड। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, s इजिकल्स टू हाफ AT स्क्वायर। अब a को हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे किससे? g से, जो हमारी ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है। तो हाफ हमने यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 क्या था हमारा? ग्रेविटी का कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम क्या था हमारा? 0.5 सेकेंड्स। तो टाइम हमने लिख दिया है यहाँ पर। फिर हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये आया 1.25 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है हमारी कार ने फ्रॉम द लेज, मतलब वो जो किनारा था जहाँ से वो गिरी थी उस तक। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड में? 5 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड क्या थी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और हाइट क्या थी? 1.25 मीटर। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हमने वही मोशन वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं। लेकिन सर हमें याद कैसे रहेगा कि ये मोशन वाले जो फॉर्मूले हैं ये कहाँ पर कैसे अप्लाई करने हैं? एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आराम से आपको याद रहेगा। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मास और वेट। सुनने में दोनों एक ही लगते हैं लेकिन दोनों का मतलब बहुत अलग है। मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जबकि वेट जो होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा। मास स्केलर क्वांटिटी होता है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी भी नहीं समझ में आया? चलो अब बताते हैं। अब ये चीकू है, चीकू अगर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो उसका वेट अर्थ के ऊपर है मान लो 20 kg। इसी को हम लोग मून पे ले गए तो सपोज फॉर एग्जांपल उसका वेट मून के ऊपर जाकर हो गया 4 kg। अब अगर हमने चीकू का एक्चुअल मास देखा तो वो था 10 kg। मतलब सर ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। अगर यही चीकू स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा तो जहां पर बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वहां पर इसका वेट 0 होगा और ये हवा के अंदर उड़ने लग जाएगा। आपने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को देखा होगा ये बात बोलते हुए। तो यहां पर यही चीज बताई गई है। मास जो है, मास एक फिक्स होता है। अब जैसे आपने चीकू को अर्थ से मून के ऊपर ले गए, अब अर्थ के ऊपर मान लो उसका मास 10 kg था तो मून के ऊपर भी उसका मास 10 kg ही रहेगा। अगर आप किसी और प्लैनेट के ऊपर लेकर जाते हो तब भी उसका मास सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट अलग अलग प्लैनेट्स पे चेंज होता जाएगा। मान लो अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो चीकू का वेट अर्थ पर ज़्यादा आएगा, मून पे जाएगा तो थोड़ा कम आएगा। और किसी प्लैनेट पे चलेगा जहाँ पर बिल्कुल ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो चीकू का वेट और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो वेट है वो चेंज हो सकता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट एज इट डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी एट डिफरेंट लोकेशंस बिकॉज ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जबकि जो वेट है वो कभी कभी जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मैंने जैसा बताया, वहां पर जीरो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वेट होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। हमें गिवन जो भी चीज़ें होंगी, जैसे मास हमें पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मून के ऊपर प्रेजेंट है, मून का मास पता होना चाहिए, अर्थ का मास पता होना चाहिए अगर हमें कैलकुलेट करनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, आप इजीली इस फॉर्मूले के अंदर सब चीज़ों को पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको फिर भी जानना है किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है, बिकॉज थ्रस्ट एंड प्रेशर डिलीटेड पोर्शन है, आपको नहीं पढ़ना है इस साल, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है। अब उसका वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर? तो ऑब्जेक्ट का मास इज 10 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट निकालने के लिए W इजिकल्स टू M अपॉन G, मतलब M मल्टीप्लाइड बाई G, सॉरी अपॉन नहीं, मल्टीप्लाइड बाई G, तो 10 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 क्या आ जाएगा, 98 न्यूटन। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन। बहुत सिंपल है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है। व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो अब यहाँ पर पता है हमें, सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट करा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा डीपली गया भी नहीं और ये ज़्यादा डीपली आपको समझना भी नहीं है कि 1/6 होता है। 1/6 मतलब कि अर्थ पे मान लो आधा हो जाता है, 1/6 लगभग हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करा है, 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ दैट इज WE अपॉन 6 इजिकल्स टू 10 अपॉन 6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी 1.67 न्यूटन। सोचो 10 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन का, सॉरी मास का नहीं, 10 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है, वो मून के ऊपर मान लो उसका वेट मेजर हमने अर्थ पे करा है तो उसका 10 न्यूटन है, तो मून के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1.67 न्यूटन रह जाएगा, इतना कम हो जाएगा। अब तुम्हें अगर पतला होना है तो फटाफट मास उस पर चले जाना आप मून के ऊपर, तो वेट आपका कम आएगा। देख रहे हो कितना कम हो गया, एकदम से ही वेट कम हो गया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, सारी चीज़ें समझ ली हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो और एक बार रिवाइज फिर दोबारा से कर लेना। और इस वीडियो को अगर बहुत डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, मैंने डिटेल्ड वर्जन बनाया है जिसके अंदर क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन करे, न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन करे, आप उन्हें भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए, तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।